नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। आज नोटबंदी का 17वां दिन है। बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें बरकरार है। हालांकि कुछ जगहों पर कतारों में कमी देखने को मिली है। विपक्ष नोटबंदी को लेकर हमलावर है तो सरकार अपने स्टैंड पर मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। जनता में नोटबंदी को लेकर अलग अलग राय दिख रही है। किसान परेशान है, व्यापारी दिक्कत में है, शादी वाले घरों में तनाव है, कई जगहों पर ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल भी हो रहा है। इस तरह की शिकायतें आ रही है, लेकिन कई लोग इन दिक्कतों के बावजूद सरकार के फैसले की सराहना भी कर रहे हैं। पुरानी करेंसी अब चेंज नहीं की जा सकेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं में इसका इस्तेमाल 15 दिसंबर तक किया जा सकेगा। नोटबंदी के 17 दिनों में क्या बदला, काले धन पर लगाम कितनी कारगर साबित हुई, बड़े परेशानियों की आखिर वजह क्या है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत के लिए आज इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक मेगा पैनल मौजूद रहेगा। हर वर्ग की राय जानेंगे, हर एक्सपर्ट का कमेंट जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नोटबंदी पर महापंचायत। नोटबंदी के 17 दिनों में देश की जनता को किन बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, सबसे पहले इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। अब देखिए, कैश की कमी से भारी दिक्कत, कैश लिमिटेड बेहद कम होना, बैंकों के बाहर लंबी कतारें, 2000 का नोट भी एक परेशानी, नियमों का सटीक क्रियान्वयन ना होना, ये तमाम वो दिक्कतें हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। अब जरा जल्दी से देखिए कि आखिर कौन सा वर्ग नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और कैसे। सबसे पहले देखते हैं किसानों पर इसका क्या असर हुआ। सब्जी किसानों को फसल बेचने में दिक्कत, खाद बीज खरीदने में परेशानी, फसलों की बुआई में देरी। इसके अलावा अगर छोटे व्यापारियों की बात करें तो ग्राहकों में कमी से धंधा मंदा, कैश की कमी से बिक्री पर असर, छोटे नोटों की कमी से भी असर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर शादी ब्याह की बात की जाए, जिन घरों में शादी है, कैश लिमिटेड होने से भारी दिक्कत, 2.5 लाख निकालने के लिए भारी नियम कानून, कई व्यवस्थाओं में चेक और ऑनलाइन पेमेंट ना होना। इसके अलावा गृहिणियों की अगर बात करें तो रसोई का बजट बिगड़ा हुआ है, राशन की खरीदारी में दिक्कत, रोजमर्रा के सामान की भी परेशानी देखने को मिल रही है। जी हाँ, बैंकों की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बैंकिंग सुविधाओं की कमी, सूचनाओं का देर से पहुंचना, एटीएम की सीमित संख्या, ये तमाम वो समस्याएं हैं जो देखने को मिल रही है। जी हाँ, तो आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं आज की महापंचायत के तमाम मेहमानों से जो हमारे साथ मौजूद हैं और जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार नोटबंदी का क्या असर, कितना असर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विकास चौधरी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद भारद्वाज आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ललित बंसल प्रधान है मंडी समिति के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अनिल तलान साहब मौजूद रहेंगे, किसान नेता हैं। अशोक चौहान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा माफी चाहूंगा, मंधीर मान साहब सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ, और आरबी शर्मा बैंक प्रबंधक जो कि रिटायर्ड है हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और अशोक भारद्वाज अध्यक्ष आरडब्ल्यूए के, अंजू गर्ग गृहिणी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। यशपाल यादव जो कि व्यापारी नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और रेखा यादव कामकाजी महिला। इसके अलावा आशीष कुमार एक युवा छात्र भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इधर से शुरुआत करें। एक युवा इस नोटबंदी पर क्या सोचता है, हरियाणा के युवा को किस तरह की दिक्कत हो रही है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस नोटबंदी से हमारे अपने प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। आशीष, क्या कहना है आपका, नोटबंदी कारगर या आपको लगता है इससे बड़ी परेशानियां हुई है? जल्दी से अपनी राय दीजिए। ये एक मिला जुला मैंने इसका फीडबैक देखा है। सरकार का जो भी निर्णय है बहुत ही साहसिक निर्णय है, लेकिन हाँ, लोगों को इसकी दिक्कतें भी हो रही हैं। आप कॉलेज जाते हैं या आपको जो फीस देने की बात है उस तरह की कोई दिक्कत आती है? कैंटीन में दिक्कत आई आपको? नहीं, वो दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन हम उसको मैनेज करना सीख रहे हैं और ये हमारे देश के हित में है, तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। तो चलिए, एक युवा का कहना देश हित में। साहब, आपका क्या कहना है, किस तरह से आप देखते हैं? 17 दिन हो गए आज। देखिए, कुछ लोग अंधभक्ति के कारण भी ऐसा कह रहे हैं कि देश हित में। हो सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये देश हित में था या देश अहित में था। तो ये प्रदेश का युवा अंधभक्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं अंधभक्त है, क्योंकि प्रदेश का युवा आज जागरूक है, वो समझता है, सरकार की नीतियों को समझता है और अपना भविष्य समझता है, देश को समझता है। जी साहब, बताइए। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि देश का युवा अंधभक्त है। मैं कह रहा हूँ कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। हो सकता है कि मोदी का कदम, मैं कभी भी विरोध नहीं कर रहा हूँ मोदी का कि उसने बिल्कुल ही गलत किया है, हो सकता है कि अच्छा ही किया हो,
देश के लिए एक साहसिक कदम तो उठाया ही है उन्होंने। इस तरह के पहले सरकार कभी साहस नहीं कर पाई, ये तो साहसिक कदम है। जी साहसिक कदम, लेकिन इनका कहना है कि अंधभक्ति भी ठीक नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए हम भी मोदी जी के पक्ष में हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल एकदम से जो परेशानियां आई है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है कि जहाँ सब्जी लेने जाए या बच्चों की फ़ीस वगैरह के लिए, बच्चों को जो डेली जो स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को कुछ जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं तो उन सब चीज़ों के अंदर परेशानी आती है। जी आपकी राय? हमारा भी यही कहना है कि मतलब परेशानियाँ तो आती हैं। अब जब सब्जी वब्जी लेने जाओ, बैंकों में पैसे लेने जाओ, बैंक में पैसे खुले तो है ही नहीं उनके पास में। 2000 का नोट पड़ाते हैं, सब्जी वाले 2000 का नोट लेते ही नहीं है जी। तो उनके पास खुले पैसे मांगते हैं, वो खुले पैसे हम कहाँ से लेके आए? बिल्कुल, तो काले धन पर मार, इसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि काले धन पर जबरदस्त वार किया है और शायद इसी का असर है कि अब पहनावे में भी सफेदी दिखने लगी। हमारे साथ मौजूद है। साहब आप बताइए। मैं मंदिर मान एक समाज सेवी की हैसियत से, एक देश का बेटा होने की हैसियत से आज ये मोदी जी के इस निर्णय को दिल से सलूट करता हूं। लेकिन आप लाइन में खड़े हुए? मैं लाइन में खड़ा हुआ। या आप सामाजिक कार्यकर्ता, तो आपने बैंक प्रबंधक को बोल दिया, उसने आपका नोट चेंज कर दिए जल्दी से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने खुद में लाइन में खड़े होकर नोट लिए हैं, पैसे लिए हैं, अपना काम चलाया है। और परेशानियां तो लाइन में खड़ा होना, परेशानियां तो हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग पहले से भी झेलते हुए हैं। आज हमारे लोग लाइन में क्या पहले से खड़े नहीं होते? आज माताओं का मंदिर में जाके किसी भी पूजा स्तर पे काफी लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े होते हैं, कई घंटे लाइन लगाते हैं। लेकिन वहाँ लाइन इसलिए लगाते हैं कि लोगों के दिल में कुछ करने की आस होती है जी, कुछ करने की आस। तो आपको लग रहा है कि 30 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान बदल जाएगा? लेकिन जब देश के लिए इतना अच्छा हुआ है, देश के लिए अच्छा हुआ है, तो अब देश हमारा 30 थोड़ा दिसंबर के बाद हिंदुस्तान बदलेगा। मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने आज हमसे 30 दिसंबर का टाइम मांगा है। अगर जो 30 दिसंबर में 10-20 दिन 50 दिन और फालतू भी लग जाए तो ये काम देश के। चलिए साहब, ये इन साहब ने बड़ी दरियादिली दिखाई। ये कहते हैं कि 30 के बाद अगर और वक्त लगे चलेगा। किसान नेता भी मौजूद है। साहब आप बताइए किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? किसान कितना परेशान, कितना हैरान, या किसान को लगता है सब ठीक है? आज तक किसान जिस धैर्य के साथ पूरी राष्ट्रभक्ति का जो परिचय दे रहा है, इसको अच्छी बात मानता है, परंतु उसके साथ साथ जो परेशानी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और सरकार उन परेशानियों को अनदेखा कर रही है, उससे कहीं ना कहीं आक्रोश भी पैदा हो रहा है। उसके साथ किसान पिछले 2-3 वर्षों में दैवीय आपदाओं के कारण जो उसकी फसल बर्बाद हुई है और इस वर्ष उसको खाद बीज ना मिलने के कारण जो एक दैवीय आपदा जैसी सरकार के द्वारा जो पैदा करी जा रही है, उससे किसान। आपका कहना है फैसला सही लेकिन गलत ढंग से लागू किया, सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इससे एक बार फिर से इस देश में तुगलकी फैसला लगाया गया। ठीक है, तुगलकी फरमान। साहब आप बताइए किस तरह से देखते हैं आप? आपका एक लंबा अनुभव। सर, हम मोदी जी के इस कार्य को बहुत अच्छा मानते हैं। ये उन्होंने एक 9 बॉल पे एक छक्का मारा है, जिससे गरीब आदमी और अमीर आदमी की जो डिस्पैरिटी, जो इनकम डिस्पैरिटी है, वो कुछ कम होगी। और इसमें बैंक वालों ने भी बहुत योगदान दिया है। बैंक वालों ने रातों रात जाग के इसमें बहुत मेहनत करके उनकी योजनाओं को। लेकिन क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इसके लिए तैयार था? सर, अगर ये पहले से बता दिया जाता या उनको थोड़ा सा इसकी तैयारी की भनक लग जाती जी, तो लोगों ने उस हिसाब से पहले से ही अरेंजमेंट कर लेना था। ये उन्होंने अचानक ही किया है, तो ये एक बहुत अच्छा और साहसिक कदम है जी। यानी आपको लगता है परेशानी हो रही है तो कोई बात नहीं? परेशानी तो सर, हम किसी भी कोई अच्छा काम करते आपको क्या परेशानी हुई व्यक्तिगत तौर पर? सर, व्यक्तिगत रूप से तो शायद ना हुई हो, पर फिर भी पब्लिक को परेशानी तो हो ही रही है। पर हम इसकी मोदी जी के इस स्टेप की बहुत तारीफ करते हैं। चलिए, तारीफ करें। साहब आप बताइए। मैं जो मोदी जी ने ये नोटबंदी का फैसला लिया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधूरी तैयारियों के साथ इन्होंने फैसला किया है जी, जिससे कि व्यापारी को तो परेशानी हो ही रही है। जैसे अभी हमारे भाई जी ने बताया कि किसानों को इस समय मंडियों में क्या हाल है? मंडियों में भी बहुत बुरा हाल है। जैसे कि किसानों को आड़ती पैसे नहीं दे पा रहे, क्योंकि आड़तियों पे पैसे नहीं है। किसान कहाँ इस टाइम बीज गेहूँ की बिजाई का समय है, कहाँ से तो बीज लेगा, कहाँ से खाद लेगा। आजकल मैंने ये देखा कि सरकार तो कहती है खाद बीज की सरकारी दुकानों पे 500 के 1000 के नोट चलेंगे, लेकिन जो वहाँ पर कारिंदे बैठे हुए हैं वो किसान से 500 के 1000 के नोट नहीं ले रहे और वो कहते हैं नए नोट लाओ। और वहाँ कहीं ना कहीं इनका कहना है कि कदम तो सही है, लेकिन जो दिक्कतें आ रही हैं मंडियों में, वो भी दिक्कतों का जिक्र ये कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये
कि 17 दिन हो गए, 17 दिनों से इन दिक्कतों की चर्चा हर कोई कर रहा है। लेकिन अब हम हमारे पास आएंगे, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो 3 प्रदेश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि वो 17 दिन से ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना पक्ष रख रही हैं, अपनी बात कर रही हैं, लेकिन आज हम इनसे अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर हमने हर वर्ग के लोगों को बिठाया है। उनका ये कहना है कदम तो सही है लेकिन क्रियान्वयन सही नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि संसद के अंदर जो लोकसभा, जिन लोकसभा में आपने अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजा है, वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसके अलावा सड़क पर उतरने का विपक्ष ने ऐलान कर दिया है, भारत बंद का ऐलान कर दिया है। तो इन सब बातों को वो किस तरह से देखते हैं? अरविंद भारद्वाज से हम इस दौर की शुरुआत करेंगे। अरविंद, आप बताइए, आईएनएलडी का पक्ष, 17 दिन हो गए, परेशानियां हैं, जनता मान रही है, लेकिन यहां पर ज्यादातर जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि साहब सह लेंगे, 30 तक सह लेंगे। रोहित जी, जब ये फैसला आया था और मोदी जी की तरफ से कहा गया था कि ये जो निर्णय लिया गया है ये भ्रष्टाचारी और काले धन रखने वालों के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक है, तो हमने सबसे पहले इसका स्वागत किया था। आपको ध्यान होगा हमारे नेताओं ने भी बयान दिया था। परंतु आज ये नजर आता है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक काला धन और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नहीं बल्कि आम आदमी की जेब पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित और दुखी तो आज आम आदमी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास वर्ग हो। दूसरी बात, आज आप कहीं भी लाइनों में जाकर देख ले, कहीं कोई आपने आईएएस अफसर या किसी मंत्री या किसी बड़े नेता को, सरकार के बड़े नेता को लाइन में लगे देखा? किसी बड़े उद्योगपति को देखा? किसी को नहीं। सब आम आदमी है, तो उनके पास कहां से करेंसी चेंज होकर आ रही है? तो इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो आम आदमी को उठाना पड़ेगा। आम आदमी को, साहब आप बताइए, आप सल्यूट कर रहे थे, अरविंद जी कह रहे हैं आम आदमी को नुकसान है। आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान है पूंजीपतियों को है। आज पूंजीपतियां भी मैंने सुना है कई। तो कौन है पूंजीपति? आपने कहना अरविंद जी पूंजीपति हैं? अरविंद जी के लिए नहीं कह रहा, मैं एक देश के बारे में कह रहा हूं जो आज हमारे। तो वो तो कह रहे हैं कि साहब दिक्कत हो रही है आम आदमी को। आम आदमी को दिक्कत हर एक किसी को हो रही है दिक्कत। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी को दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन आम आदमी। ठीक है अरविंद जी, 70 मौतें हो चुकी हैं इन लाइनों में लगकर, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या ये बड़ी बात नहीं है? इसका जवाब नहीं देना चाहिए? आप बताइए साहब, आप बैंकिंग सिस्टम में रहे, इनका कहना है 70 मौतें हुई, जो छोटा आंकड़ा नहीं है। सर, मौतें तो थोड़ी बहुत हुई हैं जी, पर जितना गरीब आदमी और मध्यम वर्ग ने जितना दुख सहना था सह लिया है। अब बारी पूंजीपतियों की है। सर सर, जो मौतें हुई हैं वो हमारे कोई परिवार या रिश्तेदारियों में नहीं हुई, इसलिए आप ये सब बातें कह सकते हैं। जिनके घरों में हुई हैं या जिनके बच्चों की शादियां थी, बेटियों की शादियां, और वो शादियां खराब हुई हैं, उनसे जाकर पूछिए। ठीक है जी, आते हैं आपके पास। कांग्रेस का विकास किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी की अगर बात करें, संसद में कड़ा रुख अख्तियार किया है, क्या लगता है आपको 17 दिन बाद? अतुल जी, हमारी पार्टी हमेशा से काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है। जिस दिन ये मोदी जी ने घोषणा करी, हमारी पार्टी ने इसका स्वागत किया। लेकिन स्वागत करना अलग बात है, हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता के हितों की लड़ाई लड़ना। लेकिन जब आप रोड पे जाते हैं, बैंकों के बाहर जाते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, हमारी दोनों गृहिणियां बैठी, इन्होंने जैसे बताया, सब लोग दुखी हैं, चारों तरफ हाहाकार है। आप एक बात बताइए, मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ। मोदी जी कहते हैं कैशलेस इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं। आज मेरे किसी सांसद जी से बात हो रही थी हमारी पार्टी के, वो बता रहे थे कि आज भी एमपी की जो कैंटीन है वहाँ भी कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं है, वहाँ भी कार्ड नहीं चलते हैं। तो आप बताइए, जब वो अपने 50 मीटर पे बैठ करके कैशलेस इकोनॉमी नहीं ला सकते, तो वो क्या कहते हैं जो गरीब आदमी है, जो मजदूर आदमी, जो सड़कों पे निकला हुआ है, वो क्या कार्ड इस्तेमाल कर सकता है? पहले तो वो अपने पार्लियामेंट में लाते ना कैशलेस, उसके बाद बात करते। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो उन्हें पहले पार्लियामेंट में करना चाहिए। एक मिनट और मेरी बात सुनिए आप। दूसरी बात, पुरानी बातें तो बहुत हो चुकी, सब लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन मैं इनके कल के फैसले की बात करना चाहता हूँ। इन्होंने जो नोटबंदी एकदम ही बंद कर दी है। हमने काला धन हटाने की बात की थी, करेंसी चेंज की खाली बात नहीं थी। आज तक जो मजदूर लाइनों में लग रहे थे, वो एक दिन काम करता था दिहाड़ी पे, 1500 रुपए कमाता था, अगले दिन अपनी दिहाड़ी छोड़ करके बैंक की लाइन रखता था। नोट फैसला गलत है, फैसला गलत है। आपको जब आपने ढंग से उसे लागू नहीं किया तो वो गलत ही है। उसमें गुंजाइश क्या रहेगी? अगर आप ढंग से कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, वो गलत कहूंगा मैं। ठीक है, इनकी पार्टी कह रही है गृहिणियों को बहुत दिक्कत हो रही है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है कि इस फैसले को गलत आप करार देंगे? ऐसे गलत फैसला तो नहीं कह सकते कि गलत फैसला तो नहीं है, पर दिक्कत तो हो ही रही है। देखो, अगर 500 का नोट। अच्छा, ये बताइए, मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे देना चाहें तो जरूर दीजिए। कहा जाता है कि सब गृहिणियों के पास जो पैसा था, गृहिणियां बचा के पैसा रखती थी, आपने भी रखा होगा घर में, लेकिन क्या उसको दिक्कत? परिवार के हमारे पास तो इतना पैसा घर में होता नहीं, नॉर्मली है। तो ये तो विकास जी कह रही है, इनकी पार्टी कह रही है कि आम आदमी परेशान है, जिस वर्ग से हम और आप आते हैं, तो आप इतने परेशान हैं, त्रस्त हैं क्या?
नहीं तरस तो नहीं रहे हैं, पर हाँ फिर भी परेशानी तो है। ये 4-4, 5-5 घंटे लाइन में जाओ और वहाँ मिलते हैं 2-2 हज़ार के नोट। अब ना तो वो सब्जी वाले लेते हैं, ना दुकानों पे जाओ, मेडिकल स्टोर पे जाओ। यानी परेशानी है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं कि हाय तौबा मचा दी जाए। तो वो तो नहीं, पर बैंकों को पहले 500 विकास जी, ये आप बताइए सब हाय तौबा वाली। आप मेरी बात सुनिए जी, आप परसेंटेज निकाल रहे हैं, उन्होंने कहा परेशानी है। जी। आप पे क्या पैरामीटर है? अभी 17 दिन में जो आप कह रहे हैं ज्यादा परेशानी नहीं, अभी तो ये फैसला 17 दिन हुए हैं, अभी आगे आगे देखिए। परेशानी तो वो मान रही है ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि परेशानी नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि 4-4 घंटे लाइन में लग पड़ता है। वो बच्चे पालेंगे, सब्जी बनाएंगी, रोटी बनाएंगी, लाइन में लगेंगी। चलिए आपके लिए आप 4 घंटे लाइन में खड़े होने के लिए ये बड़ी दिक्कत है। देश में जो काला धन था वो हटाना चाहिए, तो बताइए। वो तो हटाना चाहिए, जैसे काला धन है वो तो हटाना ही चाहिए। वो तो नहीं, अगर एक ऑप्शन हो आपके पास, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, अगर आपको 2 में से एक चीज को चुनना, किसे चुनेंगे? नहीं, वो तो खैर काला धन तो हटना ही चाहिए जी। जो भी है काला धन तो हटना ही चाहिए कम से तो कम। ये सफाई कैसे होगी बताइए? बिना झाड़ू लगाए सफाई तो नहीं हो पाएगी। ऐसा तो हमने भी नहीं कहा कि दिक्कत नहीं है, पर मतलब बैंकों में पहले पैसा आना चाहिए था। 100-50 के नोट वगैरह सब आने चाहिए थे। ठीक है, आज बताइए। सर, मोदी जी का मेन मकसद था काला धन लाना, लेकिन वो काला धन तो नहीं आया ना। काला धन तो यूं का यूं जमा ही है। जी, परेशानी हो रही है मीडियम क्लास के लोगों को, जिसके पास 1,50,000 रुपए जो रखते हैं या उनके पास खर्चे के लिए होते हैं। काला धन तो यूं का यूं ही है, या फिर लोगों ने परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो चेंज करवा लिया नीचे नीचे। काला धन आया कहाँ से, कहाँ आया है? मार्केट में तो काला धन। राजीव जेटली साहब कहाँ है काला धन? बता दीजिए साहब, हमें बताइए, ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जितने विपक्षी साथी हैं उनकी नीतियों से एक बात तो पता चलती है कि वो हमें समर्थन भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं कि फैसला अच्छा है, लेकिन वो जनता की तकलीफें, जो जनता अपनी तकलीफें कम बता रही है, वो इन्हें ज़्यादा नज़र आ रही है। शायद इनको ऐसा भी लगता होगा जिस दिन थोड़ा मौसम अच्छा होता होगा कि आज तकलीफ कम नजर ना आए, तो इनका ये भी जो रहता होगा आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए ताकि जनता ज़्यादा तकलीफ में आए। वो तकलीफ बढ़ाना है या तकलीफ घटाना है, ये इनको निर्धारित करना है। अब मुद्दा दूसरा ये आता है, हम ये कहते हैं 2012 में एक रिपोर्ट आई थी, हमारी सरकार में नहीं आई थी, कांग्रेस की सरकार में आई थी, जिसने ये बताया था इस देश के अंदर लगभग 50% इकोनॉमी जो ब्लैक की है वो केवल प्रॉपर्टी में चलती है। ये हमने नहीं बताया था, लेकिन अगर इन्होंने ये रिपोर्ट लेकर आए थे तो इसे लागू भी करना चाहिए था। इसका सोल्यूशन क्या था वो भी निकालना चाहिए था, वो नहीं निकाला गया। बात इतनी सी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है वो फैसला इस देश की जनता के लिए लिया है। और ब्लैक मनी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ने कहा है ब्लैक मनी, मैं आपको यही बता रहा हूँ, जी। 5,44,000 करोड़, मैं परसों की फिगर आपको दे रहा हूँ, 5,44,000 करोड़ रुपए हमारा बैंक में आया है। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप ब्लैक मनी, वो काला धन नहीं है, वो आम आदमी की मेहनत और पसीने से कमाया हुआ पैसा है। सुनिए, उसे काला धन मत कहिए। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, जो पैसा बैंक में जमा हुआ है वो काला धन है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए काला धन वाले जो लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आएगा कि अलग बात है, आज तक नहीं आया ना। सुन लीजिए मेरी बात, कहाँ से आएगा? काला धन वाले जो लोग हैं, काला धन वो लोग काला धन कहाँ दबाने की बात, उसका फैसला तो न्यायालय में चल रहा है। कोई आय से अधिक संपत्ति में केस में फंसा हुआ है, कोई जेल में बैठा है, उनके केस तो चल रहे हैं। बात ये आ रही है कि एक बात और यहाँ पर विकास चौधरी हैं, अरविंद जी आपके मित्र हैं, आप एक ही जगह से आते हैं, एक ही जिले से आप लोग आते हैं। ये परेशानी आपने इनकी परेशानी भी नहीं देखी, आप इनकी परेशानी तो देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट दोस्तों की परेशानी तो मुश्किल वक्त में देखी जाती है। एक बात सुनिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी इनको खुला छोड़ता हूँ एक बात रखने के लिए जी। ये मुझे इतना बता दें, जो मोदी जी ने फैसला लिया है वो तो उसको तो ये अप्रिशिएट कर रहे हैं जी, लेकिन ये कह रहे हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं। मैं इनसे अभी ओपन इनको चैलेंज करता हूं, मुझे वो सोल्यूशन बता दें जिस सोल्यूशन से ये कहते हैं जनता को तकलीफ नहीं हो सकती थी। अगर इनके किसी के पास एक सोल्यूशन हो तो मैं अभी इनसे चर्चा करने के लिए। विकास अपनी बात पूरी करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी विकास बताएं। सॉल्यूशन तो था, सॉल्यूशन कहाँ चाहना चाहा सरकार ने जी? सॉल्यूशन तो ये था कि वो करेंसी को जब चेंज कर रहे थे, 1,000 के 500 के जो नोट थे उनके आकार को नहीं बदलना चाहिए था, 2,000 के नोट को आकार का यही बता रहा हूँ। और उसका जवाब ये हुआ, हर बात का जवाब 2,000 की करेंसी आज तक नहीं आई है। जी साहब बताइए, जो साहब बात कर रहे हैं हमारे किसान नेता, वो सही बात कर रहे हैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं, थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट तो है जी, पर ये जो बहुत जरूरी था ये स्टेप लेना भी 500,000 के जिस दिन ये नोट बंद हुए थे उस दिन मेरे मुंह से अचानक भी निकला था ये वेरी नाइस स्टेप जी, पर ये इन्होंने अच्छा किया है, तो ये मैं इनके साथ हूँ।
चलिए ये रोहित जी 500 और 1000 के जो नोट बंद किए थे, सरकार को उसी तरह के दूसरे नोट जारी करने चाहिए थे, उसी साइज, उससे लोगों को दिक्कत नहीं होती। और दूसरा, पहले ही मुद्रा इतनी छब्बा लेनी चाहिए थी कि जब लोग बैंकों में जाएं तो उन्हें परेशान हो। एक और जो सर्वे की बात कर रहे हैं राजीव जी, मैं एक बताना चाहता हूं, एक सर्वे और भी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि लगभग इस देश का जो काला धन है 80% काला धन वो विदेशी बैंकों में जमा है। उसका सरकार ने आज तक क्या किया, उसमें तो सरकार ने कुछ बोला नहीं। पब्लिक का जो ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है उसे निकलवा कर बैंक में जमा कर लिया और ये नंबर बनाते हैं, कहते हैं कि साहब हमने काला धन करोड़ों काला धन बैंकों में जमा कर दिया। वो काला धन नहीं है, वो इम्पोर्टेंट बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है, एक सेकंड एक इम्पोर्टेंट बात है। इन्हें ये पता है कि कौन सा धन काला है कौन सा सफेद है, हमें नहीं पता अभी तक। इन्हें कैसे पता है मुझे नहीं पता। काला धन नहीं है। अरे सुन लीजिए, बताइए। मुद्दा ये है, इनको आंकड़े पता होंगे काला और सफेद के, बिकॉज इनके ऊपर तो केस भी चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपके भी नेताओं पर केस चल रहे हैं, नाम गिनवाओ। बात सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जेल में बंद है। सुन तो लीजिए यार, आपकी एक व्यापम घोटाले में जेल में बोला, आपने आरोप लगाया, आज बोला नहीं था, आज के विषय से बाहर मत जाइए। आपके बीच में बोला नहीं। बंगारू लक्ष्मण आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रिश्वत लेते हुए आप आरोप मत लगाइए, आरोप लगाते हैं तो जवाब भी सुनिए, इतने धैर्य रखिए। अरे यार काला धन नहीं सुन सकते, सुन तो लीजिए यार, आरोप मत लगाइए। आज के विषय पर जल्दी अपनी बात नहीं बोल रहा, आप टॉपिक से बाहर बोल रहे हैं। अरविंद आप टॉपिक से बाहर बोल रहे हैं, बीच में नहीं बोल रहा था। ये क्या शोर मचा रहे, नारे लगा रहे हैं? मैं कह रहा हूं टॉपिक से बाहर मत जाइए। यही हाल संसद का है साहब, यही हाल संसद का है। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कहते हैं काला धन कहां से आया, कितना आया। अभी जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं इनमें से किसी को नहीं पता इसमें से कितना काला और कितना सफेद है, क्योंकि अभी जो ट्रांजैक्शन हुई है बैंक में डिपॉजिट हुआ है, और जब बैंक में डिपॉजिट होगा तो उसका आंकड़ा भी निकाला जाएगा, किसका पैसा कहां से आया। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब हमने कहा कि 2012 की बात कर रहा था, बीच में शोर आ गया था, 2012 में जो रिपोर्ट आई तो उसमें कहा था कि इस देश का 50% ब्लैक मनी इसी देश के अंदर केवल प्रॉपर्टी में रहता है। ये हम नहीं कहते, कांग्रेस सरकार में रिपोर्ट आई थी। अगर वो इसी देश में रहता है तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा पहले करेंसी के ऊपर अटैक होगा। ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये गलत भाषा यूज कर रहे थे। पहले ब्लैक मनी पर अटैक होगा और दूसरा अटैक प्रॉपर्टी पर होगा। ठीक है, तो बची हुई जो प्रॉपर्टी होगी काले धन की, वो भी आपको ठीक है। विकास की बात सुनते उसके दूसरे लोगों के पास में चलेंगे। ऐसा है, हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी ने अभी एक बात कही, आपके पास अभी इन्होंने एक बात कही थी, इनकी स्टेटमेंट में थोड़ी चेंज है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा 17 दिन के अंदर 54,000 करोड़ रुपए बैंकों में, 5 लाख जितना भी आ चुका करोड़ों में, इन्होंने की काला धन, इन्होंने की जमा हो चुका है। इन्होंने खुद ही तो कहा कि अब देखिए आप ये जमा हो गया काला धन। आप अभी तो उसे खुद ही काला धन कह रहे हैं और अभी आप इसके मायने निकाल रहे हैं कि अभी हमें पता ही नहीं। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं, जो उन्होंने सवाल किया कि अभी तक काला धन कोई नहीं आया आपके पास, अभी तो आप भी कह सकते हैं कि कोई नहीं आया, क्या पता वो गाड़ी कमाई है हम लोगों की। देखिए आप मेरी बात सुनिए, समस्या ये नहीं है कि कितना धन जमा हो रहा है, समस्या है काले धन की, समस्या थी ब्लैक मार्केटिंग की, जो आज बढ़ गई है, जो आज कमीशन खोरी के रूप में, जो आज मजदूर जाता है 1000 रुपए मजदूरी लेकर के और उसके नोट चेंज हो रहे हैं 900 रुपए में। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग की समस्या है। जो हमारे देश में प्रचलन है वो है कैश मार्केट का। जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं सभी जानते हैं, जेब में पैसे लेकर जाते हैं, मार्केट से सामान लेके आते हैं। इसलिए हर आदमी अपने घर पर कुछ ना कुछ कैश रखता है, चाहे वो हारी बीमारी के लिए रखे, टेम बेटेम के लिए रखे, चाहे व्यापार के लिए रखे, चाहे किसी भी नहीं। अब जैसे कि नहीं, लेकिन दिक्कत ये थी कि कई लोग बीमारी के लिए नहीं, पूरे शहर की बीमारी ठीक हो जाए इतना कैश घर में रखा हुआ था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसके रखा होगा वो होगा, मैं ये नहीं कहता हर एक आदमी, लेकिन जो अब तक कैश जमा हुआ है मैं ये नहीं कहता वो सारा सफ़ेद है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ उसमें काफ़ी हद तक सफ़ेद है। जो काला धन आने वाली बात है वो आएगा, कब आएगा, कितना आएगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब तक की बात करूं तो काला धन अभी जिस लोगों पर है वो काला धन नहीं आया। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट बात बोली ये नहीं, अभी तक नहीं आया। बाकी लोगों के पास आशीष, आपने अपने तमाम नेताओं की बात सुनी, इनकी राय सुनी, क्या लग रहा है अब आपको? लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है काला धन सफेद धन ठीक है सरकार तय करे, जो विभाग है वो डिसाइड करेंगे क्या कुछ है जब आंकड़े आएंगे सामने, लेकिन अब स्थिति क्या, अब जब ये कदम उठा लिया है और ये बड़ी अजीब स्थिति है जी, कदम बहुत अच्छा है, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए ये एक्सक्यूजेज और ये जो पॉलिटिकल ब्लेम गेम है ये तो चलता रहेगा। आपने देखा होगा जो हमारा जो सेशन पार्लियामेंट का अभी स्टार्ट हुआ है वो पूरा बेकार जा रहा है। वहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारा एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए जो होता है वो हो ही नहीं रहा है। कोई बेल में देख रहे हैं हम पेपर फाड़ रहा है, कोई सांसद स्पीकर के ऊपर ये पेपर फाड़ के फेंक रहा है, कोई कुर्सियाँ उछाल रहा है। तो ये क्या है, अगर हम एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हैं तो सजेशन देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, सरकार को दें।
और कुछ भी बड़ा डेमोक्रेटिक वे में होना चाहिए। तो ये एक संसद और एक हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि एक निर्णय किसी भी प्रधानमंत्री ने, इतने 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, तो अब जो निर्णय ले लिया वो तो ले लिया, और हम जैसे यूथ बहुत लोग सरकार के साथ हैं और निर्णय के साथ। नहीं, आपका क्या कहना है कि राजीव जेटली, विकास और अरविंद बूढ़े हो गए, ये भी यूथ है, ये भी यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बूढ़े हो गए, लेकिन आपने मेरे से ये सवाल पूछा है तो मैं एक आपको आम राय बता रहा हूँ। जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हर व्यक्ति यही कहता है जो कदम है वो अच्छा है। हाँ, परेशानी है। अरे आप बताइए, यूथ लीडर, हालांकि आशीष शायद इन्होंने बोला कि नहीं साहब, नेताओं से इनको शिकायत है। रोहित जी, कदम की आलोचना किसी ने नहीं की, हमने भी नहीं की। बिल्कुल, जिस दिन ये कदम उठाया गया था, हमने सबसे पहले एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने समर्थन किया था, परंतु जो बाद में दिक्कतें हुई और जो फायदा बताया जा रहा था इसका, वो कहीं नजर ही नहीं आया। मैं बता, तो सालों से हो रही है, नहीं, परेशानी तो 70 साल से है। एक बात का एक जवाब मैं आपसे मांगता हूं, एक छोटा सा, कि एक चोर को पकड़ने के लिए पूरे गांव के लोगों को जेल में आप बंद कर दें, क्या ये उचित निर्णय है? ये उचित निर्णय नहीं है। आप नहीं है ना, कोई और तरीका अपनाना चाहिए था उस चोर को पकड़ने का। जरूरी नहीं था कि पूरे गांव को इकट्ठा करके आप जेल में बंद कर दें कि इससे चोर को तो सजा मिली जाएगी। ठीक है, पूरे गांव को सजा नहीं देनी चाहिए। बात अरविंद भारद्वाज जी ने जो बात कही है, बात में उसमें भी दम है कि ठीक है साहब, एक चोर को पकड़ने के लिए पूरे गांव को सजा देना भी ठीक नहीं है। बताइए साहब, एक बार आपकी राय और जानना चाहेंगे। अब आपने तमाम जो राजनीतिक पार्टियां थी, इनका विचार, इनका व्यू आपने एक बार फिर से सुना। विरोध भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कदम तो ठीक है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत साहसपूर्ण कदम है। ऐसा कदम उठाना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल भरा होता है, चुनौती भरा होता है। लेकिन जो ब्लैक मनी की, जो ब्लैक मार्केटिंग की और जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पर थोपता नहीं। ये कहता हूँ कि ब्लैक मनी इतनी आसानी से बाहर निकलने वाला नहीं है। कितने लोग कमीशन खोर बैठे हुए हैं इस मार्केट में, जो रोज़ाना कमीशन के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनमें बैंक मैनेजर भी शामिल है, उनमें दूसरे लोग भी शामिल है, और तरह तरह के लोग हैं जो कमीशन पर पैसे बदलवा के अपने अपने लॉकरों में वापस भर रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये के। ये ऐसा मार्केट का हाल है, ऐसी चर्चाएं बहुत जोरों पर है मार्केट में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि नोटबंदी को लेकर पिछले 17 दिनों से आप भी सुन रहे हैं, हमारे तमाम नेता भी कह रहे हैं तमाम बातें। गली के नुक्कड़ में, चाय की दुकान पर यही चर्चा है कि साहब ये कदम तो ठीक है, लेकिन ये दिक्कतें आ रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल, आज हम इस अब डिबेट को अगले हिस्से में लेकर जाएंगे, इस सवाल के साथ कि अब आगे क्या कदम ले लिया है, विपक्ष विरोध कर रहा है, अब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में दो ही बातें आपके सामने हैं, या तो ये कि साहब अमूमन जो होता है डेमोक्रेसी में कि साहब आपको ये फैसला वापस लेना होगा, या फिर कुछ सुझाव, कुछ संशोधन किए जाए कि साहब इसे वापस लिया जाए। अब आगे क्या, आपको क्या लग रहा है, अब आगे क्या किया जाए? ये कदम ले लिया, विपक्ष विरोध कर रहा है, आपको परेशानी हो रही है, अब क्या चाहते हैं, अब क्या किया जाए? हम ये चाहते हैं कि जो भी काम अब आगे हो वो पूरा ढंग से सोल्यूशन उसका निकले, आम जनता को परेशानी ना हो। और जो काले धन के ऊपर जो ये करेंसी चेंज की गई है, मोदी जी तो कह रहे हैं आप बस 30 दिसंबर तक रुकिए, फिर आएंगे असली अच्छे दिन। लेकिन विश्वास है उनकी बात पर? सर, विश्वास तो जब करेंगे ना जब काला धन वापस आएगा जी। क्योंकि अब तो लोगों को, और जिनके पास काला धन था उनको और आसानी से हो गई। पहले 500 के और 1000 के नोटों की गड्डियां होती थी, अब 2000 की गड्डी, उसके अंदर तो जो काला धन इकट्ठा हो रहा था वो तो उनका और थोड़ी सी जगह में और थोड़े से स्पेस में ही आ जाएगा, और उसमें वो काला धन और ज्यादा जमा हो जाएगा। जी, काला धन तो अब नहीं, तो अब आगे क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं, अब आप ये बताएं। चाहते हैं कि काला धन निकाला जाए, वापस लाया जाए। तो कैसे निकाला जाए? तो लाइन में भी नहीं लगेंगे, काला धन भी बाहर आना चाहिए, नए नोट भी नहीं छपने चाहिए, आपको 100-100 के नोट भी चाहिए, तो कैसे काला धन बाहर आएगा? सर, काला धन बाहर आएगा जब हम उसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकालें। क्या होगा, अच्छा सोल्यूशन क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अच्छे सॉल्यूशन की अगर बात करें, जो अर्थव्यवस्था है, अगर अर्थशास्त्र की हम बात करें, अर्थशास्त्र में कुछ टूल्स हैं, टूल्स यानी हम ये कहा जाए कई तकनीकें हैं जिन तकनीकों के जरिए काला धन को वापस लेने की बात कही जाती है। उन तकनीकों में से ये भी है जिसे हम कह रहे हैं विमुद्रीकरण की बात, लेकिन इधर से कई और बातें, कोई और लगता है कोई सुझाव आ रहा है। जी साहब बताइए। सुझाव ये है जी, सरकार को, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई और हो, इसमें सबसे पहले तो जो टैक्स की रेशो है वो कम होनी चाहिए जी। जो 30% टैक्स है ये बहुत ज़्यादा है। मेहनत तो करूँ मैं, 30% सरकार ले ले,
और उसमें भी फिर जो नेता लोग हैं, सरकार पुल ये आपके सड़कें कहां से बनाएगी? टैक्स रोड टैक्स ले रही है, गाड़ियों से टैक्स ले रही है, रोड टैक्स ले रही है, टोल टैक्स ले रही है। अब कौन सी रोड ऐसी है जो बिना टोल टैक्स के चलती है? बताओ, आप बताइए रोहित जी, कौन सी रोड ऐसी है जो बिना टोल टैक्स के चल रही है? ये मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार जो हमसे टैक्स ले रही है 30%, उसकी रेशो ज्यादा है, उसको मिनिमम करे, कम करे। लोग व्यापारी, जो व्यापारी ही टैक्स देता है, एक रोहित जी, टैक्स व्यापारी देता है, सरकार व्यापारी चलाता है, चाहे वो छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी है, टैक्स व्यापारी ही देता है और दूसरा कोई टैक्स नहीं देता। इस बात एक मिनट मैं अपनी बात कहता हूं, फिर आप जल्दी अपनी बात, सब लोगों से रिएक्शन लेना है। जो टैक्स देता है वो ईमानदारी से भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं गड़बड़ होती है, तो रेशो की वजह से। जी साहब, आप बताइए कि आप सहमत हैं? ये चाहता हूं कि इस रेशो को जो 30% है इसको कम करे और टैक्स पूरा ले। ये तो हम लोग भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, व्यापारी लोग इज्जत की ये तो आप ठीक कह रहे हैं। जो स्लैब है उसको थोड़ा सा और थोड़ा ईज करना चाहिए, पर जो ये जो कह रहे हैं भाई साहब, भाई ये जो है टैक्स ज़्यादा व्यापारी वर्ग देता है, ये गलत है। ये ज़्यादा जो सैलरीड पर्सन ज़्यादा टैक्स देता है, ये इस बात को मैं ठीक है। यहाँ पर ये हमारी नोटबंदी को लेकर महापंचायत जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि फैसला हुआ है, विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन अब आगे क्या ये विरोध सिर्फ जुबानी विरोध है या सचमुच इस विरोध से कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी? ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। बहरहाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है नोटबंदी पर इंडिया न्यूज हरियाणा की इस महापंचायत में। और अब हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ अशोक चौहान साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रमोद जुड़े हैं जिनके घर पर शादी है, उनसे भी बात करेंगे। और यशपाल यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, व्यापारी नेता है। लेकिन प्रमोद से हम सबसे पहले बात करेंगे। प्रमोद जी, आप अपने साथ कार्ड भी लेकर आए, किसकी शादी है आपके घर में? मेरी सिस्टर की शादी है, तो ये कार्ड मैं इसलिए लेके आया हूँ ताकि मैं खुद अपने जी, मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं इसको। हाँ जी बिल्कुल जी। मैं मोदी जी को स्पेशल इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि वो घर पे आए और शादी का पूरा अरेंजमेंट देखे, किस तरीके से मैं बारातियों को खाना खिलाऊं या फिर बिना खाना खिलाए उनको रवाना कर दूं, और अपनी बहन के साथ कुछ सामान जो दिया जाता है शादी में वो कैसे मैं अरेंज करूंगा उनको बिना पैसे के। क्या अच्छा, अभी तक जो दिक्कत आई आपको, आप बताइए व्यवहारिक दिक्कत, क्योंकि अभी कहा गया कि साहब 2.5 लाख रुपए ले लीजिए आप बैंक से, मिले आपको? 2.5 लाख कहीं नहीं मिलते। कार्ड लेके जाते हैं, उसके साथ वो वगैरह वगैरह फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, जैसे कि फॉर्म भरना पड़ता है उसके लिए, और कुछ आईडी प्रूफ वगैरह मांगते हैं जिससे हमने पहले से एक्सचेंज करा चुके हैं जी पैसे, तो उस आईडी को वो मना कर देते हैं कि इस आईडी से आप पहले एक्सचेंज करा चुके हैं, तो दोबारा से हम ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप 2.5 लाख रुपए निकाल पाए या नहीं निकाल पाए? अभी तक नहीं निकाल पाए। बहुत परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी। क्या क्या दिक्कत आई आपको, ऐसे बताइए? जैसे शादी का घर है, कई शादी का घर है जिसमें हमें फर्नीचर वगैरह जो शादी में दिया जाता है, फर्नीचर खरीदने में दिक्कत आ रही है, और कुछ मतलब टेंट वगैरह अरेंजमेंट करने में उसमें दिक्कत आ रही है। पुरानी करेंसी कोई लेता नहीं है, न्यू करेंसी मांगते हैं, न्यू करेंसी अब कहाँ से दे दी, जबकि सरकार ने हमें मतलब एक लिमिट रख रखी है 2,000 रुपये एक्सचेंज करने की, और जो निकालने की है वो 24,000 रुपये जो दी है उसमें कुछ नहीं हो सकता, ना ही तो एक टेंट का किराया दे सकते। तो आप अपनी बहन की शादी जिस धूमधाम से करना चाहते थे, आप वो नहीं कर पा रहे? नहीं हो सकती धूमधाम से, तो छोड़ो खाना भी नहीं हो सकता। मैं ये कहूँगा खाना भी। कितनी तारीख की शादी है? 9 तारीख की शादी है। 9 दिसंबर। 9 दिसंबर जी, 9 दिसंबर की शादी है, जिसमें अभी तक मुझे नहीं लगता। आप कहाँ रहते हैं? मैं फरीदाबाद से हूँ जी। फरीदाबाद, और अरेंजमेंट मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कुछ हो पाया अभी तक जी, सिर्फ पैसों की वजह से। ये दिक्कत आपको है? ये दिक्कत आ रही है बिल्कुल। इस पैनल में हमारे साथ फरीदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव जेटली बैठे हैं। आपने इनको बुलाया शादी में? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं, बस कार्ड। नहीं, मैं चाहूंगा इनको बुलाइए आप और इनको बताइए कि इनकी परेशानी को दूर जरूर करें।
जेटली साहब मैं चाहूंगा इनको कम से कम जो दिक्कत आ रही है इनको 2.5 लाख रुपए लेने में, दिक्कत को दूर करें आप। मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं इनकी परेशानी से अवगत हूं। जिस तरीके की परेशानियां जनता को झेलनी पड़ रही हैं, मैं इस बात से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। तकलीफें हो रही हैं, दर्द नहीं हो रहा, दर्द कहीं और हो रहा है। बात यहाँ पर एक सेकंड अरे एक सेकंड मैं उनकी बात का जवाब, चलिए इनसे बात कर, बताइए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जो बैंक ने चेकलिस्ट दी है आपको, आप इनकी बात मैंने सुनी थी, जो चेकलिस्ट दी है केवल इतनी है कि आपका कार्ड और लड़की वालों का कार्ड, और उसके बाद एक एफिडेविट जो आपने बैंक को देना है जिसमें आपने ये कहना है कि हमारे घर में शादी। बात यहाँ पर एक और भी है इसके साथ, ये फॉर्मेलिटी के साथ समझने की, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये केवल 30 दिसंबर तक के लिए है। बार बार मैं एक बार जिक्र कर रहा हूँ कि शादी तो 30 दिसंबर से पहले हो रही है, उसके मेरी बात सुन लीजिए। ये जो समस्या चल रही है ये केवल 30 दिसंबर के लिए। मैं एक और बताना चाहता हूँ, आप एक जिम्मेवार नागरिक हैं इस देश के, आप सीधे साधे लोग हैं। सीधे साधे लोगों को शील्ड बनाकर जो लोग बीचे ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आजकल जनता को भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं, अब एक बात सुनिए, इसने पिछले राजनीति केवल पिछले 10 सालों के अंदर, केवल पिछले 10 सालों के अंदर केवल पिछले 10 सालों के अंदर 17 लाख करोड़ रुपया, जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, उतने का केवल घोटाला हो चुका है। ठीक है राजीव जी, मैं आपकी बात मान रहा हूं। देखिए राजीव जेटली साहब, हम आपको पहले बता दें, हमने भी कहा, मैंने इस डिबेट को शुरुआत किया था कि साहब काला धन, मैं तो ये कह रहा हूं कि बताइए कैसे काला धन आ सकता है, इसलिए मैं आंकड़े नहीं मांग रहा हूं। मेरी बड़ी साधारण सी दिक्कत है, प्रमोद जी हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे हरियाणा के बाशिंदे हैं, आपके फरीदाबाद से हैं, लेकिन इनकी बहन की शादी है, बस मैं चाह रहा हूं इनकी दिक्कत को समझे आप। इनकी जो दिक्कत राजीव जी का कहना है आप इन्होंने कहा मैं फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाया हूं। आप अगर इनकी बात, अच्छा फॉर्मेलिटी क्या फॉर्मेलिटी, सुनिए फॉर्मेलिटी जो आप बता रहे हो, एफिडेविट देना पड़ेगा। उस एफिडेविट वो किसके नाम से बनेगा एफिडेविट, ये बताइए मुझे। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, अब सुनिए मेरी बात, क्योंकि हम चर्चा पे बैठे हैं, बैंक के पास पूरी चेकलिस्ट है जो नहीं राजीव जी, हम ये नहीं चाह रहे बैंक का पक्ष रखें, हम ये बता रहे हैं कि इनको दिक्कत आ रही है जब बैंक जाते नहीं मिल। कितनी बार आप बैंक गए? सर मैं काफ़ी बार बैंक जा चुका हूँ, समथिंग 10 से 12 बार बैंक जा चुका हूँ, जिसमें से मैं 2000 रुपए एक्सचेंज करा चुका हूं। मेरी बात सुनो आप। और उसके बाद हम दोबारा से एक्सचेंज नहीं करा सकते। नहीं, बैंक वालों का सीधा जवाब आता है अभी आप मेरी बात सुनिए, हमने केवल इतना प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, मैं जो कानून बना है वो सबके लिए बना है, आपसे कानून बनाया है, हम छुट्टी लेकर मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। आप क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? फरीदाबाद में? नहीं, मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, CNC मैगजीन हमारी। तो छुट्टी लेकर बैंक में जाते हैं? नौकरी कर रहे हैं, लाइन में लगे। नहीं, मैं केवल इतनी बात पूछना चाहता हूं। छुट्टी लेकर आप बैंक जाते हैं? छुट्टी लेकर मैं जाता हूँ, क्योंकि वहाँ का कोई टाइम नहीं पता कब मेरा नंबर आए, तो मैं सर को अपना मतलब कुछ घंटे बोल के जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं पता होता। ठीक है, अभी इनकी जो समस्या है, इनकी जो परेशानी, उसका जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ और मेहमान आए, उनसे एक छोटी प्रतिक्रिया जरूर ले लेते हैं। अशोक जी, आप RWS हैं, क्या किस तरह से देखते हैं आप पूरे फैसले को? आप देर से पहुंचे, संक्षेप में अपना कमेंट दीजिएगा। सर ऐसा है कि अगर हम लोग मैं मोटी सी बात बताता हूं कि अगर हम लोग कोई बात करते हैं कि भाई बीजेपी ने ये डिसीजन बिना किसी सोच समझ के और एक खाली बिना पीछे दूरदर्शिता देखते हुए इन्होंने ये डिसीजन लिया है, तो हम देशद्रोही की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, बीजेपी 50 दिन की बात करती है, हम 100 दिन की बात करते हैं, तो हम अपने देश के देशभक्त बन जाते हैं। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा कि ये जो देशभक्त और देशद्रोही का इन्होंने एक डेफिनेशन अलग से बनाई है, वो किस लिहाज से बनाई है, मैं कंफ्यूज इस बात से। डेफिनेटली स्टेप बहुत अच्छा है, लेकिन बिना तैयारी के और बिना किसी मतलब हम एक बस में बैठ लिए हैं, ये नहीं पता कि उस बस का इंजन चालू है या उसमें डीजल पेट्रोल है या नहीं है। आज पूरी जनता, पूरे लोग त्राही कर रहे हैं, उनके पास 2000 रुपये नहीं है। 2000 छोड़ो, एक नोट 2000 का कर दिया, मुझे 50 रुपये का सामान लेना है, हाउ कैन आई सर्वाइव? मेरे घर में एक मेरे डॉगी को अभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैं उसको डॉक्टर नहीं ले जा पाया, मेरे डॉगी ने दम तोड़ दिया उसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास 500-700 रुपये नहीं थे। मैं खुद डॉक्टर के गया, मुझे खुद प्रॉब्लम है, मेरे से 900 रुपये इसने अपने पारस ने मांग लिए, मेरे पास 900 रुपये नहीं थे, लेकिन मैंने कहा मैं 50 दिन बाद जाऊंगा, हॉस्पिटल जाऊंगा 50 दिन बाद। ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं, सब आप बताएं, आप बताइए। हाँ रोहित जी, सरकार ने करा है, मोदी जी ने किया है अपना भाई, नोट बंदी है, बड़ी अच्छी बात है। नए नोट चला दे, बड़ी उससे भी अच्छी बात है। अरे ये जब सब कुछ करने से पहले व्यवस्था तो अपने ठीक कर लेते, व्यवस्था तुम्हारे पास है कहाँ? ये गुड़गांव में 500 का नोट
इक्का दुक्का आया है जो नया नोट है। 2000 का नोट है, 2000 के नोट में कितना गुजारा करेंगे? शादी है, ब्याह है, शादी ब्याह में कई दिक्कत सब। अब आगे क्या, वक्त भी कम है, मैं चाहूंगा जल्दी से अपनी बात सब लोग रखें। देखिए, सभी लोग, सभी राजनीतिक पार्टी और पूरा देश इस बात को मानता है कि सही काम किया है, लेकिन बीजेपी इस बात को नहीं मान रही है कि वो सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। राजीव जी, सही बात है, से मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। जेटली जी की नहीं है, ये मोदी जी भी नहीं मान रहे हैं जी। और इनका जो हम जेटली जी को तो मनवा लें, मोदी जी माने ना माने, जेटली जी तो मान जाए। उसमें इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से कोई एग्जीक्यूट नहीं किया है। 2000 रुपए का नोट पब्लिक को मिल रहा है, वो खर्च करने के लिए उसके जगह नहीं है। और अगर मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये तरीका इन्होंने नहीं सही से किया तो जो तुगलकी फरमान था उसने भी दौलताबाद को राजधानी बना दिया था, चमड़े का सिक्का चला दिया था और लोगों से लगान लिया था कि जहां पर लगान नहीं लेना चाहिए था। उसका परिणाम सामने है, इतिहास फिर से पुनरावृत्ति के वक्त पर आ गया है। अगर मोदी जी इसी तरह से रहे तो ये इतिहास बन जाएगा और मोदी जी भी तुगलक की तरह याद करे जाएंगे। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत बार बार एक ही बात की चर्चा हो रही है कि पहले तैयारी कर लेनी चाहिए थी। वो तैयारी जिसे कहते हैं, वो तैयारी ही तो ब्लैक मनी को बढ़ावा दे रही थी। ये तैयारी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम ये चाहते थे किसी को पता ना चले। कल संसद के अंदर आपने देखा कि एक चर्चा ऐसी भी चल पड़ी कि माननीय वित्त मंत्री को भी नहीं पता था। अगर ऐसा मौका, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री, ऐसा सक्षम नेतृत्व इस देश को मिला है जो किसी को ठीक है राजीव जी, आपकी बात होगी। मैं क्या करने जल्दी से जल्दी अपनी बात करें। 125 करोड़ जनता जल्दी से। रोहित जी, ऐसा है, आपने भी डिबेट में हमसे पूछा था कि आप उनके खिलाफ क्यों हैं जी। आपको रायशुमारी से पता लग गया हो कि आम आदमी परेशान है, इसलिए हमारी पार्टी इनके साथ है। और एक बात और बताना चाहूंगा, इनके पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी कल इंटरव्यू दिया है उन्होंने अखबार में। उन्होंने कहा है कि ये तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए आप। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, खत्म सत्ता का नशा देखिए कि एक आम नौजवान जो अपनी परेशानी बता रहा है वो भी इन्हें विपक्ष का भेजा हुआ नजर आ रहा है कि ये भी विपक्ष की साजिश है। ये बोला गया था कि आम आदमी को दिक्कत नहीं है, ये कहा गया 30 दिसंबर तक की परेशानी है, ये तो विपक्ष है दावा कर रहा है, मतलब विपक्ष ने इन्हें भेजा है। सब आप बताइए, जवाब देंगे तुम्हारा स्तर रह गया तुम्हारा यहाँ। पूछ लो जी। आपने तो नहीं दिया, उसके पीछे विपक्ष को अपनी बात बोलिए, वो तो अपनी बात रखने आया है। इस नोटबंदी से व्यापार तो बिल्कुल ठप हो गया जी। 3 साल सरकार हो गए बने। 3 साल में मैं आपको इंडस्ट्री की बात बताता हूं कि 30% फैक्ट्रियां तो पहले ही बंद हो चुकी थी, 40% नुकसान में चल रही थी, 20% नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही थी, 10% थोड़ा ठीक ठीक चल रही थी जी। आने वाला समय ये आपको मैं बता देता हूं आज इसी मंच पे से कि मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, ये हाल होना है कि भूख मरी होगी, छोटा व्यापारी सबसे ज्यादा मरेगा। आपको मैं ये बताता हूँ, अगर ये इसकी पहले तैयारी कर ली होती तो ये इसमें गोपनीयता नहीं रहती जी। तो ये बिल्कुल ठीक किया है, अचानक किया है, ये बिल्कुल ठीक किया। चलिए, इनका कहना बिल्कुल ठीक किया। साहब आप बताइए, वक्त कम है, बहस के आखिरी दौर में, अब आगे क्या? इनका कहना कि गोपनीयता रखने के लिए जरूरी था और लेकिन अभी पहले तो जो मोदी जी ने टाइम मांगा है 30 दिसंबर तक का, सबको वो देखना चाहिए। परेशानी लेकिन प्रमोद की दिक्कत क्या करेंगे हो रही है, लेकिन ऐसा भी थोड़ी देर पहले ये भी बात सामने आई थी कि काला नोट अभी आया है या आएगा। सलाह दे देना, ये जब 30 दिसंबर को जब उनका टारगेट पूरा होगा, जो नोट छुपा हुआ होगा वो क्या काला नोट नहीं है जी। जो नोट छुपा हुआ जो हमारी सरकार के खाते में नहीं जमा होगा, क्या वो काला नोट नहीं है? क्या वो हमारे देश में नहीं आएगा? मैं एक देश का एक नागरिक, एक देश का बेटा होने के नाते आप बताइए, उनका डॉगी मर गया 3 दिसंबर को, शादी सर बैंक के अंदर इतने ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ रही है। कह रहे हैं कि वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती कि आप कैटर्स का अकाउंट नंबर, उनके अकाउंट नंबर लेके आओ, ये साबित करो कि कैटर्स का अकाउंट नहीं है। कपड़े मुश्किल है, ये प्रक्रिया इतनी जटिल है पैसे निकालने की। यदि शादी की बात करें खास तौर पे, और बात करें गोपनीयता की, बार बार बात हो रही है कि गोपनीय रखने के लिए जरूरी था।
क्या सिस्टम इतना कमजोर है कि गोपनीय नहीं रख पाता? कितनी ही चीज है, सुभाष चंद्र आप बोस की सरकार जेल चला रहे हो, में आप सुभाष चंद्र गोपनीय बोस के से साथ क्या क्या हुआ फायदा वो अब तक गोपनीय है, अब तक किसी को नहीं पता लग पाया। क्या ये तो एक छोटी सी बात थी, आरबीआई को गोपनीय रखनी थी? मतलब अपने वित्त मंत्री पर भरोसा हम लोग छोटी सी बात होती है शुरू कर देते हैं कि बॉर्डर पे जाएंगे और जान दे देंगे, लड़ लेंगे, तोप चला देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है जेन्युइन है, आपकी प्रॉब्लम है जेन्युइन है, लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन है, लेकिन ये जो भी सरकार ने समय मांगा है वो तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। सर बिल्कुल सरकार को हम समय देने को तैयार हैं, लेकिन बैंक के अंदर आप लाइन में लगे रहो, 50 आदमी खड़े हैं, 51 का नंबर आता है तो बैंक का शटर डाउन हो जाता है कि पैसा खत्म। जी मैं सुबह से खड़ा हूं, मैं कहां जाऊं, मैं अपने परिवार को लेके कहां जाऊं? अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि क्या तो मैं अपने घर जाऊं या मैं चौराहे पे खड़े होके और अपने आप में तेल लगा के मैं वहां पर आग लगा लूं कि मैं अपने घर वालों की जो एक जरूरतें हैं वो पूरा करने के काबिल नहीं हूं, मैं कहां पर मरूं जाके? जी देखिए राजीव जी, इस बात को मानना होगा, लोगों को परेशानी, लेकिन अब सवाल है इन परेशानियों को दूर करने का क्या रेमेडी है, उस रेमेडी को ढूंढा जाए, ये जरूरी है। संक्षेप में अपनी बात करिए, सब लोगों से बात लेनी है। रोहित जी एक मिनट राजीव जी, हम लोग मेहनत करते हैं, हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर मेहनत करते हैं और अपना ही पैसा निकालने के लिए अगर हमें इस तरह से लाइन में लगना पड़ता है और इतनी दिक्कतें सहनी पड़ती है तो फिर हम भी काम नहीं करेंगे, हम भी बैठ जाए आराम से। बताइए राजीव जी, बताइए, जवाब दीजिए। हमारे पास भी ऐसे ही पैसे आ राजीव जी, जाएंगे, फिर हमें भी जरूरत क्या है काम करने की? गरीबों के लिए तो हर चीज हो रही है, जो आदमी एक आम आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करके और काम करने लग रहा है और उनके पैसों पे इतना भारी तो इनकम टैक्स लग रहा है और इतनी ज्यादा उनको प्रॉब्लम सहन करनी पड़ रही है, तो फिर हम भी जी क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं बताइए। मैं एक चर्चा आपके यहाँ पर जो हो रही है उसमें 2-3 बातें निकल के आई। कुछ लोगों की आपत्ति है कि टैक्स ज्यादा है, तो कुछ लोगों की आपत्ति है कि ये काला और सफेद की डेफिनेशन अभी पता नहीं चल रही है। जेटली साहब, आज हम परिभाषा में नहीं, मैं एक सेकंड, आज हम हरियाणा की भाषा में बात करें, सीधी बात कि सब दिक्कत हो रही है, इसे दूर करो। सुनिए रोहित जी, फिर तो फिर ऑथेंटिक डिबेट नहीं रहेगी अगर वही नहीं दिक्कत को ठीक करने का ऑथेंटिसिटी नहीं है, मैं आपसे केवल बात हैरान करने वाली है। आपसे इतना कह रहा हूं, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, अभी जो निर्णय लिया गया है ऐसा नहीं कि इसमें से कोई उससे अवगत नहीं है, और जो निर्णय लिया गया उसके परिणाम क्या होंगे और कब तक ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी इस बात से भी हर कोई भी अवगत है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी अभी हमारे जो जनता यहाँ बैठी है उनकी बात में 2 बातें जरूर झलकती है कि वो साथ भी देना चाहते हैं लेकिन तकलीफ भी नहीं चाहते, एक बात। लेकिन जो विपक्ष है वो केवल एक ही बात चाहता है, वो कहता है तकलीफ को ज्यादा पेनिट्रेट किया जाए। एक सेकंड सुन लीजिए, तकलीफ को ज्यादा छेड़ा जाए। ठीक है राजीव जी, अब मैं आपको वक्त कम है, सब लोगों से बात करनी है। कैलिब्रेशन की बात आ रही थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक कैलिब्रेशन, जब भी आप किसी डिजाइन को चेंज करते हैं, आप क्योंकि भोले वाली जनता है, आपको नहीं पता, जब आप किसी भी चार्ज को, करेंसी को लेकर अगर आप कोई स्टेप उठाते हैं, उसकी आवाज इस देश के कोने तक जाती है उन लोगों के पास जिनका काम ही केवल काला धंधा करना है, और काला धंधा करके ही करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। रोहित जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये बार बार विपक्ष के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? नोटबंदी इन्होंने करी, परेशान जनता है, विपक्ष उनकी आवाज उठाए तो हम काला बाजारी हो गए, हम काले धन वाले हो गए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये लेकिन संसद तो आप लोगों को भी चलने देनी चाहिए। क्या चलने दे, जब वो हमसे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी बताएं, जनता को भाषण देते हैं, डिबेट में आए और ये बताएं तो उन्होंने बता दिया कि 30 दिसंबर तक रुकिए। क्यों रुके? लोग मर रहे हैं, उनकी बहन की शादी नहीं हो पा रही, उनका कुत्ता मर गया, आप कह रहे हो क्यों रुके? तब तक तो देश खत्म हो जाएगा। देखिए मेरी बात इंपॉर्टेंट है, अभी एक बहुत आपने सुना होगा, एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है कि 30 दिसंबर तक रुकिए, स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन साथ साथ नीचे ये भी लिखा है क्यों स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि सब लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। तो बीजेपी तो सबको एक आग्रह करना चाहता हूं मैं, हरियाणा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया कि सभी अधिकारी अपनी संपत्ति और अपनी आय सार्वजनिक करेंगे, जबकि इनके अपने 3 मंत्रियों ने अभी तक जानकारी नहीं दी, जानकारी देने से ही मना कर दिया। तो ये कैसी लड़ाई है जो साहब अपने घर को छोड़कर सामने वाले पर वार करती है? आपने तो जनता को इस बात में दम है आपके साथ, आपने जनता को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। हर आदमी 125 करोड़ की आबादी का रहने वाला हर एक आम आदमी जो है वो अपने सड़कों पर लाइनों में लगा दिया। फाइनल कमेंट। व्यापारियों का सारा दिल्ली बंद है, नया बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक, सारा गुड़गांवा, साहब यही हाल रहा तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़ बंद नहीं है, मुकाबले रुपए कमजोर होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। ग्राहक नहीं है, क्यों नहीं है? कि नोट पैसे नहीं है खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए।
सरकार ने तो वो काम कर दिया, दिल्ली से चंडीगढ़ बस जा रही है, उस पता है इसमें 60 लीटर तेल फूकना है, उसमें 20 लीटर डाल दिया, चली जाएगी। ठीक है, सब आप बताइए। जब पैसे पूरे नहीं छपे, पूरे प्रबंध नहीं बने, तो उसको तो कुछ दिन और रोक देते। जी जी बताइए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अब आगे क्या क्या रेमेडी? हम इस पर आज चर्चा करें कि ठीक है ये तो हो रही है, लेकिन अब आगे दुरुस्त कैसे उन चीजें? ये हमारे हक में, ये हमारे हक में है, इसलिए चुप हो गए। पहले बीजेपी के साथ में पब्लिक की परेशानी देख करके ये जनता के साथ हो गए, असली बात ये, इसलिए चुप हो रहे हैं। आ रहा हूँ, आपके पास जल्दी से बोल दिया उन्होंने सर, हमने बता दिया, हमारी बात से सहमत हो गए। नहीं, आप सहमत हो गए विकास जी और अरविंद जी की बात से? आप पब्लिक की परेशानी को देख करके वो मान रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हैं? आप मान रहे हैं? तकलीफ व्यक्तिगत नहीं हुई होगी, क्योंकि वो खुद बैंक से जुड़े रहे हैं, उनके संबंध व्यक्तिगत रहे होंगे ना, पर्सनली नहीं हुई, आप परेशान हैं, परंतु जनता दुखी है, जनता दुखी है, ये मान रहे हैं वो भी। लेकिन राजीव जी, डेमोक्रेसी, ध्यान रखिएगा। वो दिन देखिए, जनता की आवाज भी लोग बने हुए हैं, वो दिन देखिए जनता की आवाज भी यही बन गए हैं, उसको भी नहीं बोलने दे रहे हैं। बोलिए। राजनीतिक पार्टियों का रवैया तो सबका एक जैसा रहा है, जो भी काम करते हैं राजनीतिक एक दूसरी पार्टी विरोध करती है, परंतु ये जो फैसला है उनका तुगलकी फरमान की जरूर याद दिला रहा है। मोदी जी को वक्त रहते हुए इस पर सही से एग्जीक्यूशन कर लेना चाहिए, और अगर नहीं किया तो पब्लिक को आप देख रहे हैं। ठीक है, जनता का गुस्सा। जी संक्षेप में अपनी बात पूरी करें। गुड़गांव में लाखों की तादाद में जो है लेबर रहती है जी, उनके खाते नहीं है, बहुत यानी 90% के खाते नहीं है। उन लोगों ने गुड़गांव से पलायन करना शुरू कर दिया है। क्या इंडस्ट्री चलाएंगे? जेटली जी कैसे चलाओगे ये बताओ? लेबर कहाँ से लाएंगे? काम धाम कैसे होंगे? जो क्या नाम फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के अंदर भी जो पूरा माल लाने के लिए कच्चा माल। बिल्कुल, इस पैनल में राजीव जेटली से सवाल मत बोलिए, वरना आपको भी ये विपक्ष का बता देंगे। मोदी जी ने इनको नहीं पता खाते कितने खुलवाए हैं, आपको नॉलेज में होगा पहले कितने खाते खुलवाए, और जो लेबर क्लास काम कर रही है उसके पास कितने पैसे होते हैं। चलिए, ये पूरी तरह फैसले के साथ संक्षेप में। सर, मेरा बेटा स्कूल जाता है या कॉलेज स्कूल जाता है और वो बुक्स के लिए पैसा लेता है, मैं 2000 रुपए उसको दे देती हूँ। बुक सेलर कहता है कि 500 रुपए की बुक है, लेकिन 1500 रुपए मेरे पास नहीं है। अब उसको बुक्स कहाँ से मिले? वो कैसे एग्जाम देगा? जी ये जो है कदम अच्छा है, साहसिक है। मैं तो बार बार कहता रहा हूँ कि मोदी जी जैसा साहसिक आदमी ही इस तरह के कदम उठा जबरदस्त कदम अच्छा है, लेकिन दूसरा किसी व्यक्ति में हिम्मत नहीं। कांग्रेस की सरकार भी 60-70 साल रही, वो साहस नहीं कर पाई इस तरह के। लेकिन एग्जीक्यूशन में हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो संसद जो हमारा बर्बाद हो रहा है वो भी जनता के पैसे से ही चलता है, तो संसद को चलने दें और काम होने दें। सर, केवल नाम आता है कि भाई हम लोग ने जो ये नकली पैसा आता है पाकिस्तान से, काला धन है लोगों का, ये निकालने के लिए, लेकिन जो इसके पीछे जो मकसद छुपा हुआ है वो शायद राजनीतिक लोग सब जानते हैं कि पंजाब का और जो यूपी का इलेक्शन आ रहा है ये मेन जड़ है। शादी का तो देखो करना ही बहुत मुश्किल पड़ रहा है मुझे। जी बताइए, सुनिए। मुझे लगता है अगर हम नोटबंदी के खिलाफ जाते हैं तो ये सामने से ये सुनने को मिलता है या तो हम कांग्रेसी हैं या फिर आपके समर्थक हैं, या फिर हमसे किसी को मतलब कांग्रेसी के द्वारा हमसे बुलवाया जा रहा है, हम देशद्रोही। देख लीजिए रोहित जी, अब वही बात आ गई ना, क्या आरोप लग रहे हैं एक आम आदमी पर। मैंने यही बात तो कही थी। हम चाहे देशद्रोही सही, बट हमें जो ये फैसला जो लिया गया है फैसला सही है, लेकिन टाइम बहुत गलत है। चलिए, आपका कहना, आप आइए मेरे साथ आइए, आप परेशान हो। खैर, शादी के घरों की दिक्कतें तो हम दूर, सब जगह हम चाहते हैं कि दिक्कतें दूर हो, नियमों को आसान बनाया जाए, लेकिन प्रमोद के घर की दिक्कत दूर करने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा राजीव जेटली साहब को निमंत्रण जरूर है। जेटली साहब, मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहूंगा आप बिल्कुल बैंक प्रबंधन से बात करें, इनकी परेशानी दूर करवाएं। एक बात बोल, आप मंजूर करते हैं निमंत्रण को? मुझे सिर्फ निमंत्रण लेना है या साथ में कुछ बोल भी सकता हूँ? नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप बोलिए, मैं चाहता हूँ कि आप जो मेरी प्रॉब्लम से सुनिए मेरी बात। जी सर, एक छोटी सी बात है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। पहली बात यह है कि कुछ फॉर्मेलिटी बैंक ने केवल 30 दिसंबर के लिए रखी है, इस बात को ध्यान मेरी बात सुन लीजिए। आप बैंक में गए थे, केवल चेकलिस्ट में लड़की वालों का कार्ड भी चाहिए था। केवल सुनिए, केवल लड़की वालों का कार्ड भी चाहिए था। उसके साथ एक छोटा सा एफिडेविट बहुत आसानी से मिलता है कि हमारे
हमारे घर में शादी और आपकी बुकिंग कहाँ पर है? जिसके घर में करने वाला एक बंदा हो तो सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा मैं 12 बार बैंक में गया हूँ, 12 बार। ये जो काम मैंने आपको बताया 1 मिनट का, मैं ये कहता हूँ सर, आपसे कह रहा हूँ ठीक है वक्त में बड़े संक्षेप में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब इनके बीजेपी के नेता की शादी होती है 550 करोड़ मुहैया चलिए ठीक है प्रमोद राजीव जेटली साहब मैं चाहूंगा प्रमोद की व्यक्तिगत इस दिक्कत को जरूर दूर करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि निमंत्रण हरियाणा मैं इन्हें 12 बार इन्होंने जो टाइम खराब करा, मैं इनका वो काम 1 दिन में करवाऊंगा। ठीक है चलिए, तो बहरहाल बड़ा सवाल ये, जनता परेशान है, प्रमोद की परेशानी जायज है, प्रमोद जैसे कई लोग हैं जो परेशान हैं, लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि नियम कायदों में बदलाव किए जाए तो कैसे किए जाए, क्योंकि आम जनता की परेशानी दूर होनी चाहिए। कदम तो उठा लिया गया, लेकिन ये परेशानी दूर कैसे होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज इस महापंचायत में इतने, इजाजत, नमस्कार।